हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आज हम फिर उपस्थित हैं मित्रता पाठ के पार्ट 3 को लेकर। तो अब तक मित्रता पाठ के 6 गद्यांशों को हमने बहुत अच्छी तरीके से हल कर लिया है प्यारे बच्चे। आज हम इस पार्ट 3 में मित्रता के बचे हुए गद्यांशों को भी हल करेंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और सुदृढ़ करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक मिले आपके सहयोग के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद। आप सभी ने एक फैमिली की तरह इस चैनल को सपोर्ट किया है। मैं सदैव आपके इस प्रेम के लिए आपका आभारी रहूँगा। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को। तो आज प्यारे बच्चे हम गद्यांश 7 से शुरू करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में 3, पार्ट 2 में 3 और पार्ट 3 में आज 3 गद्यांशों को हम करेंगे। मित्रता पाठ के जो 9 महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, उनको हम देखेंगे और 6 को हमने देख लिया है, 3 आज हम देखेंगे। तो आज का जो गद्यांश है प्यारे बच्चे, गद्यांश 7, ये आपके लिए अमृत गद्यांश है। आप देख सकते हैं मित्रता पाठ का सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश और बोर्ड परीक्षा का सबसे पसंदीदा गद्यांश। आप इसको प्यारे बच्चे पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि ये गद्यांश आपके लिए अमृत है और इस गद्यांश को मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। पहले इसकी व्याख्या करूंगा और फिर नीचे के दिए सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं गद्यांश को। पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, इसके सरल अर्थ जानेंगे और उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस पाठ का जो अ, अब तक का सफर रहा है बहुत शानदार रहा है। आगे भी हम जो बचे हुए गद्यांश हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से हल करेंगे। तो लेखक कहते हैं कुसंग। अब इसमें एक बात आप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, इस पूरे गद्यांश में संगत के बारे में बताया गया है। तो आप याद रखिएगा क्या बताया गया है, संगत। अब संगत 2 प्रकार की होती है, एक अच्छी संगत आपकी होती है और एक बुरी संगत होती है। तो अगर अच्छी संगत आपकी हो गई तो आपकी मजबूत भुजाओं के समान आपको हमेशा संकट से बचाएगी, आपको सहारा प्रदान करेगी। लेकिन आपकी संगत अगर बुरी हो गई तो आपके बंधे पैर में बंधे पत्थर के समान होगी, जो दिन प्रतिदिन आपको बुराइयों में लेकर जाएगी, प्रतिदिन आपको पतन अवनति की तरफ लेकर के जाएगी और आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, आप बुराई के भक्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें संगत हमेशा अच्छी चुननी चाहिए, क्योंकि अगर संगत हमारा साथ है बुरा हो गया तो हमारा जीवन भी बुरा हो जाता है। तो आइए, कुसंग का मतलब क्या होता है, बुरी संगत। बुरी संगत का ज्वर। ज्वर आप जानते हैं, बुखार। बुखार मत आप समझते हैं ना, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे बुखार कहते हैं। तो वो बुखार तो आपके लिए खतरनाक होता ही है, लेकिन उससे भी खतरनाक क्या है, कुसंग। इस लाइन को आप समझ लीजिएगा। लेखक कहते हैं कि जो बुरी संगत का बुखार होता है वो बहुत भयानक होता है। क्योंकि अब थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार बुखार मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक होता है और बुखार से उसके प्राण जा सकते हैं, लेकिन लेकिन अगर उसकी संगत बुरी हो गई तो केवल उसके प्राण नहीं जाएंगे बल्कि उसका आचरण चला जाएगा, उसकी पवित्रता, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आगे कहते हैं कि यह कौन, बुरी संगत। बुरी संगत केवल नीत, नीत मतलब आचरण, और सद्वृत्ति मतलब अच्छे गुणों का ही नाश नहीं करती। नाश मतलब समाप्त, नष्ट। यानी जो बुरी संगत है वो केवल आचरण और अच्छे गुणों को ही नहीं मिटाती है, बल्कि बुद्धि, बुद्धि मतलब सोचने की शक्ति को भी क्षय करता है, नष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। ठीक है। किसी युवा पुरुष, यानी इतने के बाद आप समझिए, कहा गया है कि जो कुसंग बुरी संगत का जो बुखार होता है वो अत्यंत भयानक होता है। कहा गया है बुखार मनुष्य के ताप को बढ़ाकर मनुष्य के प्राणों को खतरा पैदा कर देता है, लेकिन जो बुरी संगत है वह मनुष्य के आचरण और अच्छे गुणों को नष्ट कर देती है और साथ जो उसकी बुद्धि होती है उसको भी समाप्त कर देती है। यानी उसकी सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है।
आगे लेखक कहते हैं कि किसी युवा पुरुष की संगत, युवा पुरुष मतलब किशोर की बात यहाँ पर हो रही है, नवयुवक आप कह सकते हैं। किसी नवयुवक की संगत यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। अब थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए, इसमें क्या बात कही गई है। लेखक कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की संगत बुरी हो गई तो उसके पैरों में बंधी चक्की का मतलब भारी पत्थर, आप चक्की समझते हैं ना। आप गेहूं अगर पिसाने के लिए गए होंगे तो आपने देखा होगा चक्की से ही या फिर आपने देखा होगा चक्की चक्की नमक निकाल। तो चक्की मतलब एक भारी बड़ा पत्थर होता है, तो उसकी बात कही गई है। तो कहते हैं कि बुरी संगत जो होती है वो व्यक्ति के लिए उसके पैरों में बधे भारी पत्थर के समान होती है, जो उसकी संपूर्ण प्रगति को रोक देती है। क्या कर देती है, थोड़ा सा समझ लीजिए, संपूर्ण प्रगति को रोक देती है और उसे प्रतिदिन प्रतिदिन अवनति, अवनति मतलब पतन के गड्ढे में, बुराइयों के तरफ, पतन के गड्ढे में या बुराई की तरफ गिराती हुई चली जाती है। और वो व्यक्ति क्या होता है, वो व्यक्ति बुरा बन जाता है, उसका पतन हो जाता है, उसका आचरण क्षीण हो जाता है, लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। कहते हैं बुरी संगत तो ये करती है कि मनुष्य में को कहाँ गिराती है, अवनति के गड्ढे में। लेकिन वही यदि अच्छी होती है तो सहारा देने वाले बाहु मतलब भुजाओं के समान, बाहु मतलब भुजाओं के समान हो जाती है, जो उसे निरंतर मतलब लगातार, उन्नति मतलब उत्थान कह सकते हैं, तरक्की कह सकते हैं, उत्थान की ओर ले जाती है। तो लेखक इस लाइन में बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति की जो संगत है वो अच्छी हो गई तो उसको सहारा देने वाली मजबूत भुजाओं के समान, दृढ़ भुजाओं के समान हो जाएगी, जो उसे कभी गिरने नहीं देगी और उसे निरंतर उन्नति तरक्की की तरफ ले जाएगी। तो एक बार की व्याख्या हमने बता दी है प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इस को पढ़ लिया हमने और अब इसके जो प्रश्न हैं नीचे के उनको हम हल करते हैं। तो गद्यांश का जो संदर्भ है मैंने अपने दोनों पार्ट में, मित्रता पाठ के दोनों पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया है, लेकिन इसमें भी एक बार बता दे रहा हूँ। आप सभी ध्यान देंगे, गद्यांश का संदर्भ जो है मित्रता पाठ का आपको ऐसे ही लिखना है। तो संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे, संदर्भ आपको ऐसे ही लिखना है प्यारे बच्चे, बिल्कुल आपके सामने लिखा है। मैंने प्रश्न भी लिख दिया है, इस तरीके से आपका प्रश्न है और उत्तर में आपको यही लिखना है। संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। पाठ का नाम और लेखक का नाम आप ब्लैक पेन से जरूर लिखिएगा। तो इतना आपको लिख देना है, आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई सभी को समझ में, इतना आपको लिख देना है तो आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। आइए अब गद्यांश पे चलते हैं प्यारे बच्चे और गद्यांश के बाकी प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न हमने देख लिया। अब दूसरा प्रश्न जो है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। रेखांकित का मतलब क्या होता है, जिन शब्दों के नीचे रेखा लगी होती है, तो आप देख सकते हैं मैंने नीले से भी लिख दिया है, लेकिन नीले से लिखकर नहीं आएगा, काला ही लिखा रहेगा आप में, और आपके उस शब्द के नीचे रेखा लगी होगी तो उसका रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो बात सभी को समझ में आ रही है, ये पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्याख्या करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा जो पहले शुरू के 2-3 शब्द लिख देते हैं और अंतिम के 2-3 शब्द इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। तो कुसंग का जोड़ डैश डैश कर देंगे और उसके बाद जो अंतिम है गिराती जाएगी, इतना लिख देंगे प्यारे बच्चे। और उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। तो एक बार की व्याख्या मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इस बार आप समझ लेंगे और दूसरी बार की व्याख्या आप लिख लेंगे। तो थोड़ा सा व्याख्या जब हम करते हैं तो थोड़ा सा जोड़ते हैं, व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि बुरी संगत का ज्वर सबसे खतरनाक होता है, अर्थात मनुष्य को ज्वर हो जाने पर वह मनुष्य के प्राणों के लिए घातक होता है, लेकिन बुरी संगत मनुष्यों के अच्छे गुणों और उसकी बुद्धि को नष्ट कर देती है, बस बुद्धि को नष्ट कर देती है। आगे लेखक कहते हैं कि यदि किसी युवा पुरुष की संगत बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसकी समस्त, अब थोड़ा सा जोड़ लेंगे, जो उसकी समस्त प्रगति को रोककर उसे प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। लेकिन अगर उसकी संगत अच्छी होगी, सुसंगति होगी, तो वह उसको सहारा देने वाली भुजाओं के समान होंगी, जो उसे संकट से निकालकर निरंतर उन्नति की तरफ ले जाएंगी। तो इतना आप बता देंगे तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो व्याख्या एक बार हेडिंग फिर से डाल लेंगे प्यारे बच्चे और लिख लेंगे। इस बार की व्याख्या आप हेडिंग डाल के लिख लेंगे, क्योंकि बोर्ड पेपर में आपको यही लिखना है। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत अंश में
लेखक संगत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस प्रकार घातक बुखार से शरीर का स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है और प्राण तक चले जाते हैं, उसी प्रकार बुरी संगत मनुष्य के नैतिकता, सद्वृत्ति और बुद्धि को नष्ट कर देती है। आगे लेखक कहते हैं कि बुरी संगत व्यक्ति के लिए पैरों में बंधे हुए भारी पत्थर के समान होती है, जो उसकी संपूर्ण प्रगति को रोककर उसको अवनति के गड्ढे में गिरा देती है। जिससे मनुष्य का पतन हो जाता है। इसके विपरीत, अब थोड़ा सा यहाँ तक व्याख्या हो गई, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा के लिख लेंगे। इसके विपरीत मनुष्य की अच्छी संगत मनुष्य के लिए दृढ़ भुजाओं के समान सहारा देने वाली होती है, जो मनुष्य को गिरने नहीं देती और उसकी निरंतर उन्नति की ओर लेकर जाती है। इतना आप लिख देंगे तो आपका व्याख्या पूरा हो जाएगा। तो मैंने लगभग पूरे की व्याख्या बता दी है, तो इतना आप लिख दीजिएगा तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। फिर से बता दूं, ये जो गद्यांश है बहुत महत्वपूर्ण है, तो जैसा मैंने बताया वैसे आप लिख करके आइएगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद पूछा गया है कि बुरी संगत का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताइए, बुरी संगत का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप थोड़ा सा जोड़ करके इसमें भी लिखेंगे। लिखेंगे बुरी संगत क्या है, तो बुरी संगत क्या है, बुखार के समान हानिकारक या घातक बुखार के समान हानिकारक होती है, जो मनुष्य के आचरण, बुद्धि और अच्छे गुणों को नष्ट कर देती है। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे कहा गया है कि बुरी संगत और अच्छी संगत में क्या अंतर है, तो आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे। बुरी संगत मनुष्य के लिए उसके पैरों में बंधे भारी पत्थर के समान होती है, जो उसके संपूर्ण प्रगति को रोक कर उसे प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती है। जबकि अच्छी संगत उसको सहारा देने वाली दृढ़ भुजाओं के समान होती है, जो उसे संकट से बचाकर निरंतर उन्नति की ओर ले जाती है। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा प्यारे बच्चे। आगे कहा कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। तो बताइए, पहली ही लाइन आपको बतानी है। ये वाली जो लाइन हमने बताई है, व्याख्या अगर आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा तो आप कर ले जाएंगे। लिखेंगे इसका, लेखक ने कुसंग का ज्वर लेखक ने कुसंग के ज्वर को भयानक इसलिए बताया है क्योंकि जिस प्रकार घातक बुखार शरीर के स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार बुरी संगत मनुष्य के आचरण, अच्छे गुणों और बुद्धि को नष्ट कर देती है। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो बात आ रही सभी को समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं। कुसंग की तुलना किससे की गई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। ये सारे प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं। तो कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो यहाँ लिखा ही हुआ है। तो आप लिखेंगे कुसंग की तुलना भयानक ज्वर से की गई है, या कुसंग की तुलना ज्वर से की गई है। तो इस प्रकार सभी प्रश्न के उत्तर हमने कर लिए प्यारे बच्चे। हालांकि आप में 3 ही प्रश्न आएंगे, लेकिन अगर आपको व्याख्या अच्छी तरीके से पता हो गई तो चाहे आप 50 प्रश्न बन जाए, आप कर ले जाएंगे प्यारे बच्चे। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी गद्यांश आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और ये गद्यांश आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। हालांकि पूरा पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ से आपको एक ना एक गद्यांश अवश्य मिलेगा, इसलिए पूरे वीडियो को देख लें। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है तो उसको भी देख लें। तो गद्यांश 7 आपका कंप्लीट हो गया। आइए गद्यांश संख्या 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो गद्यांश संख्या 8 पर आ गए हैं प्यारे बच्चे हम सभी, और इसको भी हम ठीक तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद नीचे दिए गए इसको प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये भी आप देख लीजिए, 17 में आया, 21 में आया और 25 में भी आया था। आप देख लीजिए 25 में भी आया है, तो ये भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए एक बार इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस गद्यांश में कहा क्या गया है। तो इस गद्यांश में जो आचरणहीन व्यक्ति हैं, जिनका कोई अपना आचरण नहीं है, उनकी बात कही गई है। जो आचरणहीन है, या यानी जिनका कोई समाज में सम्मान नहीं, उनकी बात कही गई है। तो लेखक कहते हैं बहुत से लोग। अब बहुत से लोग कौन,
आचरणहीन लोग। आचरणहीन लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर मतलब थोड़े समय के साथ मतलब साथ मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, संगति से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है का मतलब सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है। यानी इसमें लेखक ये बता रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे अर्थात आचरणहीन होते हैं जिनके थोड़े समय के साथ से ही बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने बीच में यानी उन थोड़े समय में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। कानों में नहीं पड़नी चाहिए अर्थात सुनने लायक नहीं होती हैं। कानों में नहीं पड़नी चाहिए अर्थात सुनने लायक नहीं होती हैं। जिन बुरी बातों का चित्त मतलब हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिससे उसकी मतलब व्यक्ति की, जिससे सामने वाले की या व्यक्ति की पवित्रता पवित्रता मतलब सद्गुणों का पतन हो जाता है या सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, पवित्रता अच्छाई नष्ट हो जाती है। आगे कहते हैं लेखक कि बुराई अटल मतलब जो कभी टले ना, तो स्थिर लिख लीजिए। बुराई स्थिर भाव धारण करके बैठ जाती। कहाँ बैठती भाई? व्यक्ति के हृदय में बैठ जाती है। बुरी बातें बुरी बातें हमारी हमारी धारणा मतलब सोच, यहाँ लिख लीजिएगा। धारणा मतलब सोच, यानी बुरी बातें हमारी सोच में बहुत दिनों तक टिकती हैं। अच्छा इसका समझ लीजिए, देखिए कोई फूहड़ गाना हमको याद करना हो या कोई बेकार बात हो या तुच्छ बात हो तो वो हमारे सोच में, हमारे दिमाग में बहुत दिनों तक रहती है, उसके बारे में बहुत दिनों तक सोचते रहते हैं। लेकिन वही अच्छाई हो, कोई अच्छी बात हो, पढ़ाई की बात हो, किसी के तरक्की की बात हो तो हम जल्दी भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमको बुराई से बचना चाहिए कि बुराई हमारे पास आए ना, और उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें आचरणहीन जो व्यक्ति हैं उनके साथ से दूर रहना है, उनकी संगत से बचना है। आगे कहा गया है कि इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं, और इस बात को सामान्यतः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे मतलब फूहड़ मतलब बेकार। तो कहा गया है कि बेकार और व्यर्थ गीत हम जितनी जल्दी हमारे ध्यान ध्यान मतलब हमारे मस्तिष्क में चढ़ते मतलब समाहित हो जाते, कहते हैं व्यर्थ और बेकार गीत जितनी जल्दी हमारे मस्तिष्क में समाहित हो जाते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। आप देखिए, आप वही मैंने बताया आपको कि अगर आपको पढ़ाई करनी हो, कोई अच्छी ज्ञान की बात हो, कोई संत महात्मा की बात हो तो आपके दिमाग में जल्दी नहीं जाती है, लेकिन अगर भोजपुरी गाना हो या फूहड़ बातें हो तो आप बहुत जल्दी उसको याद कर लेते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें आचरणहीन व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। तो इस पूरे गद्यांश की व्याख्या मैंने आपको बता दी है। अब नीचे के जो दिए प्रश्न हैं इनको हम लोग हल करते हैं। तो पहला प्रश्न प्यारे बच्चे की संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ मैंने बता दिया है आपको, संदर्भ ठीक उसी प्रकार से लिख देना है। अब व्याख्या रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो देखिए जिनके नीचे रेखा लगी हुई इन्हीं की व्याख्या करनी है। तो दो बार मैं व्याख्या बताऊंगा, एक बार की व्याख्या समझ लीजिएगा और दूसरी बार की व्याख्या लिख लीजिएगा। तो व्याख्या करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले के दो तीन शब्द लिख लेते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं डैश डैश कर देंगे और उसके बाद नाश होता है, यानी यहाँ तक हम कर रहे हैं तो इतना लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा व्याख्या लिखेंगे और व्याख्या लिखकर अपने तरफ से जोड़ेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि, या प्रस्तुत अंश में लेखक आचरणहीन व्यक्तियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आचरणहीन व्यक्तियों के थोड़े समय के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अर्थात मनुष्य के सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है, क्योंकि उस थोड़ी समय में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए, अर्थात जो सुनने लायक नहीं होती हैं। वह बुरी बातें हृदय पर ऐसी प्रभाव डालती हैं जिससे मनुष्य की पवित्रता अर्थात उसकी अच्छाई का पतन हो जाता है, अर्थात वह अच्छाई छोड़कर बुराई का भक्त बन जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपका व्याख्या कंप्लीट हो जाएगा। अब इस बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा, तो व्याख्या हेडिंग डालिए, लिख लीजिएगा और यही पेपर में लिख के भी आइएगा। लिखेंगे, प्रस्तुत अंश में लेखक आचरणहीन व्यक्ति के संगत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं अर्थात आचरणहीन होते हैं जिनके थोड़े समय के साथ से व्यक्ति की बुद्धि नष्ट और सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग उस थोड़े से
देर में ऐसी बातें कह डालते हैं जो सुनने लायक नहीं होती। वह बातें व्यक्ति के हृदय और बुद्धि पर ऐसा प्रभाव डालती हैं कि उनका आचरण और उनकी पवित्रता नष्ट हो जाती है तथा उसके मन में सच्चे भाव समाप्त हो जाते हैं तथा उसके मन से सच्चे भाव समाप्त हो जाते हैं। तो इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा, व्याख्या कंप्लीट हो जाएगा। आगे कहा गया किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है। तो ये जो प्रश्न बाकी होते हैं वो आपके गद्यांश में छिपे होते हैं। आप देखिए यहाँ, आप देखिए कहाँ यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि किस प्रकार के, तो आपको लिख देना पड़ेगा कि भद्दे और फूहड़ गीत का प्रभाव व्यक्ति के हृदय पर या व्यक्ति पर जल्दी होता है। इतना आप लिख देंगे, इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा कि भद्दे और फूहड़ गीत का प्रभाव या भद्दे और फूहड़ बातों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर जल्दी होता है। इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे कहा गया बुराई की प्रकृति कैसी होती है। तो आप यहाँ देखिए ये जो लाइन है इसमें बताया गया है, तो आपको इसमें लिख देना पड़ेगा कि बुराई की प्रकृति अटल होती है। क्या होती है जी? अटल होती है। ब्रैकेट में स्थिर लिख देंगे, ठीक है, स्थिर होती है। बुराई की प्रकृति अटल स्थिर होती है। तो ये भी आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो कितने सरल तरीके से प्यारे बच्चे हम सभी गद्यांश को देख ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी गद्यांश हमने बड़ी सरलता से हल कर लिया और ये 2025 में भी आया हुआ है। वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो गद्यांश संख्या 8 हो गया है। अब हम इस पाठ के अगले और अंतिम गद्यांश पर चलते हैं, गद्यांश संख्या 9 पर। तो प्यारे बच्चे हम इस मित्रता पाठ के अंतिम और महत्वपूर्ण गद्यांश पर पहुंच गए हैं। इस गद्यांश को पढ़कर ही ये पाठ समाप्त हो रहा है और ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पाठ को खुद देखें भी और दोस्तों में शेयर जरूर करें। आइए गद्यांश संख्या 9 को पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें मुख्य रूप से ये बात बताई गई है कि अलग आचरण और आदत वाले व्यक्तियों में मित्रता हो सकती है। यानी मित्रता के लिए जरूरी नहीं कि व्यक्ति एक समान काम करने वाला हो, व्यक्ति एक जैसी आदत वाला हो, ये जरूरी नहीं है, बल्कि अलग अलग आदत और स्वभाव वाले व्यक्तियों में मित्रता हो सकती है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और उसके बाद इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो लेखक कहते हैं मित्रता के लिए आवश्यक, आवश्यक मतलब महत्वपूर्ण नहीं है कि दो मित्र एक प्रकार के कार्य करते हों। यानी ये जरूरी नहीं है कि एक मित्र जैसा धर्म ज्ञानी हो वैसे दूसरे मित्र भी धर्म ज्ञानी हो, एक मित्र पढ़ा लिखा हो तो दूसरा मित्र पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। कहते हैं ये एक रुचि की हो, यानी एक प्रकार के काम करते हो या एक ही इच्छा वाले, रुचि मतलब इच्छा मनोकामना, है ना, रुचि वाले हों, इस ये जरूरी नहीं है। कहते हैं इसी प्रकार प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है आदत, आदत और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय, वांछनीय मतलब चाहने योग्य नहीं है। कहते हैं इसी प्रकार मित्रता के लिए आदत और आचरण की भी समानता आवश्यक या चाहने योग्य नहीं है। यानी इस गद्यांश में लेखक ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मित्रता अलग अलग आदत आचरण वाले व्यक्तियों में और अलग अलग काम करने वाले व्यक्तियों में भी हो सकती है। आगे लेखक कहते हैं कि दो भिन्न, भिन्न मतलब अलग, अलग, प्रकृति मतलब आदत, मैंने बताया है आदत या स्वभाव कह सकते, दो अलग अलग आदत वाले मनुष्यों में भी बराबर प्रीत, प्रीत मतलब प्रेम और मित्रता रही है, प्रीत और मित्रता रही है, ठीक है। राम धीर थे, अब उदाहरण भी दिया गया कि राम धीर थे, धीर और शांत प्रकृति के थे। राम धीर और कैसे थे, शांत प्रकृति थे के। लक्ष्मण उग्र, उग्र मतलब उदंड यानी जल्दी क्रोधित हो जाते थे, उदंत यानी क्रोधित स्वभाव के थे। राम जो क्या थे, शांत थे, धैर्यवान थे, लेकिन लक्ष्मण वही उदंड और क्रोधित होने वाले स्वभाव के थे। लेकिन दोनों भाइयों में मित्रता अत्यंत प्रगाढ़ मतलब मजबूत, मजबूत, है ना, अत्यंत मजबूत या अत्यंत गहरी, आप प्रगाढ़ मतलब गहरी भी कह सकते हैं। दोनों में अत्यंत गहरा प्रेम था। वही आपने देखा होगा राम लक्ष्मण, राम बड़े धैर्यशाली थे और लक्ष्मण बात बात पर गुस्सा हो जाते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के पर समर्पित थे, दोनों में खूब मित्रता निभी। यानी इसीलिए बताया गया है कि मित्र हो तो भाई के समान हो, जो सच्चा शुभ चिंतक हो। इसलिए भाई की जो मित्रता होती है वो बहुत शानदार होती है। आगे कह रहे हैं उदार और उच्च आशय, उदार मतलब उदार, उच्च आशय यानी महान, उच्च आशय मतलब महान, तो उदार और महान
कर्ण, कर्ण का नाम आप सुने हो, कुंती का ही पुत्र है कर्ण, और ये बहुत बड़े दानी कर्ण हैं और इन्होंने मित्रता अपनी लास्ट समय तक निभाई है। लोभी यानी ये क्या था, उदार और महान था, और लोभी मतलब लालची दुर्योधन के स्वभाव में भी कुछ समानता न थी। यानी दुर्योधन और कर्ण की जो मित्रता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों एक दूसरे के अलग अलग स्वभाव वाले थे, लेकिन दोनों में मित्रता की जब बात आई तो बहुत निभी। आप जानिए कर्ण के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था, लेकिन दुर्योधन ने उसे राजा बनाकर उसका सम्मान बढ़ाया था। तब कर्ण ने कहा था कि भाई ऐसा है कि तुम आज से मेरा जीवन सारा तुम्हारा है। तो दुर्योधन जो है अत्याचारी था, ये जानते हैं। तो जब कौरव और पांडवों की लड़ाई हो रही थी तो कृष्ण जो है कर्ण के पास आए और उन्होंने कहा, तुम महान हो, तुम ज्ञानी हो, धर्म ज्ञानी भी हो, तुम उस लोभी दुर्योधन का साथ छोड़ दो, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए, वो अधर्मी है। तब कर्ण ने कहा था कि जैसा भी हो, जब लोग मुझे सूतपुत्र कह रहे थे तब दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था, अब मैं किसी भी परिस्थिति में दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता हूँ, भले ही मुझे मृत्यु मिल जाए। और अंततः कर्ण ने ऐसा ही किया, वो लड़ते लड़ते दुर्योधन के साथ लड़ते लड़ते मारा भी गया, और वो पराजय को भी प्राप्त हुआ, लेकिन उसने मित्रता अपनी खूब निभाई। तो वही कह रहे हैं कि उन दोनों में मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि ये एक स्वभाव रुचि में ही मित्रता हो सकती है, लेकिन कहते हैं कि यह कोई बात नहीं, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि एक ही आदत और एक ही इच्छा के लोगों में मित्रता हो सकती है। मित्रता के लिए यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मित्रता अलग अलग स्वभाव और आदत वाले व्यक्तियों में भी हो सकती है। तो प्यारे बच्चे, हमने व्याख्या एक बार पढ़ ली, समझ ली। अब संदर्भ आपको लिखना है, तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया, संदर्भ आप वहीं से लिख लेंगे। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो आप व्याख्या हेडिंग डाल लीजिए, और थोड़ा सा पहले हम व्याख्या से पहले लिखते हैं। दो शब्द यहाँ लिखेंगे, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं, डैश डैश करेंगे, और उसके बाद वांछनीय नहीं है। फिर व्याख्या हेडिंग डालेंगे, तो दो बार में व्याख्या करूंगा, पहली बार की व्याख्या आप समझ लीजिएगा और दूसरी बार की व्याख्या लिख लीजिएगा। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि दो भिन्न भिन्न मित्र एक प्रकार के काम करने वाले हों या एक ही इच्छा वाले हों। कहते हैं जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है कि एक ही इच्छा वाले हों, क्योंकि आगे लेखक कहते हैं कि इसी प्रकार आदत और आचरण की समानता भी मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक या चाहने योग्य नहीं है, क्योंकि अलग अलग आचरण वाले मनुष्य में थोड़ा सा जोड़ के लिख देंगे, यहाँ आपका उत्तर पूरा नहीं होगा तो थोड़ा सा आप जोड़ के लिख देंगे, क्योंकि अलग अलग आचरण वाले मनुष्यों में खूब मित्रता रही है। अब थोड़ा सा उदाहरण देंगे, जैसे राम धैर्यवान और शांत प्रिय थे, जबकि लक्ष्मण उदंड स्वभाव वाले थे, और लेकिन दोनों भाइयों में अत्यंत गहरा स्नेह था। इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब इस बार की व्याख्या, दूसरी बार की व्याख्या आप लिख लेंगे, क्योंकि पेपर में आपको यही लिखना है। अगर ये आ गया तो कैसे लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और थोड़ा सा अपने तरफ से जोड़ के लिखेंगे कि प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक प्रकार के कार्य करने वाले हों और एक ही इच्छा वाले हों। आदत और आचरण की समानता मित्रता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग आचरण वाले मनुष्यों में भी प्रीत और मित्रता हो सकती है। जैसे राम धैर्यवान और शांत आचरण वाले और लक्ष्मण उदंड स्वभाव के थे, लेकिन दोनों भाइयों में अत्यंत गहरा प्रेम था। इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो व्याख्या हो गई। आगे कहा गया कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था, तो आपको ये लाइन लिख देनी पड़ेगी प्यारे बच्चे। लिख देंगे, राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उदंड और उग्र स्वभाव के थे। ये पूरी लाइन आप छाप देंगे, यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। क्या लिख देंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राम धीर और शांत प्रकृति के थे और लक्ष्मण उग्र और उदंड स्वभाव के थे। इतना लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, तो भाई प्रस्तुत गद्यांश में आप देखिए, यहाँ से यही बात आप
को मैंने प्रसंग भी बताया था, तो आप लिख दीजिए प्रस्तुत पद्यांश में लेखक यह कहना चाहते हैं कि अलग-अलग आदत और स्वभाव वाले व्यक्तियों में मित्रता हो सकती है, ठीक है? मित्रता हो सकती है, इतनी बात आपको लिख देनी पड़ेगी और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने सभी उत्तर कर लिए। 2023 में ये आया हुआ है, 2-2 पेपर में आया है, तो 2-3 साल बाद प प गद्यांश रिपीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस गद्यांश को भी हमने अच्छे तरीके से कर लिया प्यारे बच्चे, और ये आपका जो मित्रता चैप्टर है, अब यहाँ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि पूरा पाठ आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा, और जिस प्यारे बच्चे ने बाकी के गद्यांशों को नहीं देखा है, वो चैनल प्लेलिस्ट में जा करके देख सकता है। और अगर आप ये पाठ देख ले रहे हैं कक्षा 10 वाले सभी प्यारे बच्चे, तो आप यकीन करें कि जो आपका 6 नंबर का प्रश्न है, वो आपने क्लियर कर लिया। इसके अतिरिक्त मैंने 50 से भी ज़्यादा अंक का सिलेबस आपका पढ़ा दिया है। जिस प्यारे बच्चे ने वीडियो को नहीं देखा है, वो देख ले। 50 अंक में मैंने 10 नंबर जीवन परिचय का जो आएगा, 10 नंबर जो व्याकरण आएगा, 14 नंबर जो आपकी संस्कृत आएगी, 10 नंबर जो हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा, और 6 नंबर जो आपका पद्य आएगा, 6 नंबर जो आपका गद्य आएगा, ये भी मैंने आपको लगभग पढ़ा दिया है। तो जिस प्यारे बच्चे ने पूरे वीडियो को नहीं देखा है, पूरा वीडियो देख ले, क्योंकि अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हिंदी में आप टॉप करेंगे, आप 95 प्लस ही लेकर आएँगे, इतना मेरा आपसे वादा है। अगर आपने सभी वीडियो को देख लिया, तो आप इससे प्लस में ही रहेंगे, इससे कम आपका होने वाला नहीं है। और आप ये भी बताते रहें कि और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। हालाँकि मैं ध्यान बनाए हुए हूँ, आपके संपूर्ण सिलेबस को मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं आगे आपके पत्र और जो आपका निबंध आएगा, उस पर भी वीडियो लेकर बहुत जल्दी उपस्थित हो रहूँगा। बस आप पूरे वीडियो को देखें और शेयर ज़रूर करें। अब तक मिले आपके सहयोग के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट को लेकर के, तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करिए अपने प्रिय ताज सर हिंदी वाले गुरुजी चैनल को।